नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति। सीधे तौर पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एक करारा झटका दिया है, बड़ा झटका दिया है। दरअसल पनामा पेपर लीक मामले में नवाज शरीफ दोषी करार दिए गए हैं और इसी के साथ अब वो प्रधानमंत्री पद के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री अब नहीं रहे नवाज शरीफ और इसी के साथ तमाम तरीके से बहस और अटकलें शुरू हो गई हैं कि अगर अब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं तो पाकिस्तान के भारत के साथ कैसे संबंध रहेंगे, क्या इन संबंधों में कोई बदलाव आएगा, सकारात्मक या नकारात्मक। ये तमाम पहलू हैं जिन पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ ही पल में कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में अब चेहरे के साथ राजनीति भी बदलने वाली है। पाकिस्तान की सियासत में तकरीबन 8 साल 2 महीने तक प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स लीक मामले में 440 वोल्ट का झटका देते हुए दोषी करार दिया है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल 2017 को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम यानी जेटी का गठन किया था, जिसने 7 हफ्ते चली जांच के बाद 10 जुलाई को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया था। इस 7 हफ्ते जांच के दौरान जेआईटी ने नवाज शरीफ समेत उनके परिवार के 8 सदस्यों से पूछताछ की थी। इस पूछताछ में जेटी को कई सारे ऐसे ठोस सबूत मिले जिसमें नवाज शरीफ को दोषी पाया गया है। हालांकि इस फैसले के बाद अब नवाज शरीफ को अपने प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ेगा। साथ ही पाकिस्तान के मौजूदा वित्त मंत्री इशाक डार को भी अयोग्य करार दिया गया है। हालांकि नवाज के हटने के बाद पाकिस्तान में दूसरे शरीफ का शासन चलने वाला है, क्योंकि भले ही पाक में तत्कालीन रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा के नाम को आगे किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के सियासत पीएम वही बनेगा जो सेना प्रमुख को पसंद होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि पाक का अगला पीएम वही होगा जो नवाज शरीफ और सेना प्रमुख को पसंद होगा, क्योंकि पाकिस्तान में सेना ही पीएम का राइट हैंड होती है और मौजूदा सेना प्रमुख से नवाज शरीफ का रिश्ता काफी मधुर है। इसलिए एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि भले ही नवाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपना पद छोड़ दिया हो, लेकिन अब भी पीछे से सरकार नवाज की ही चलेगी। सुदर्शन न्यूज के लिए भास्कर तिवारी की रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर नवाज शरीफ पीछे से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत के साथ इस चेहरे के बदलने के बाद पाकिस्तान के रिश्तों में कुछ बदलाव आएगा, क्या फिर से एक नई चर्चा शुरू होगी, क्या फिर से बातचीत का दौर शुरू हो पाएगा, क्या फिर से एक बार सेना को लेकर, पाकिस्तानी सेना को लेकर भारत अपना स्टैंड क्लियर कर पाएगा। ये तमाम पहलू हैं जिन पर अब चर्चा बनती है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी आज के पैनल का। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट महमूद आलम जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्प रंजन जी भी हमारे साथ हैं। पुष्प, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ इस वक्त जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी भी जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत महमूद जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नजर होगी अब पॉलिसीज पे होगी, अब नीतियों पर होगी। ये जो एक बड़ा बदलाव आएगा पाकिस्तान के लिए, पहले तो पाकिस्तान की ही राजनीति में कितना बड़ा फर्क। लेकिन लावनी, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हाँ, ये बदलाव आप जरूर कह सकती हैं कि हाँ, वहाँ पे कोर्ट का फैसला माना गया और इतना बड़ा एक फैसला आ गया नवाज शरीफ के खिलाफ। लेकिन देखिए, आपको ये देखना होगा कि पाकिस्तान में जो है सत्ता में 3 लोग भागीदार हैं। एक तो सबसे पहले सुप्रीम जो वहाँ की आर्मी है, फिर वो सो कॉल्ड पपिट जो आपकी जो वहाँ पे सिविलियन हुकूमत है, उसके अलावा हार्डलाइनर और आईएसआई जो है। तो देखिए, आपका आर्मी से कुछ ढका छुपा नहीं है कि आर्मी हमेशा से हमारे खिलाफ रही है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि नवाज शरीफ जो थे वो उनका रवैया हमारे लिए नरम था, वो बातचीत चाहते थे और हम भी बातचीत चाहते थे, लेकिन उनकी आर्मी के आगे उनकी एक भी नहीं चली। तो अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, दूसरे ये है कि नवाज शरीफ जरूर हट गए क्योंकि उन्हें आयोग डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन उसके अलावा देखिए उनकी पार्टी तो मौजूद रहेगी, क्योंकि उनकी पार्टी को 345 में से 209 सीटें उनके पास हैं। अब वो कोई दूसरा चेहरा लेके आएंगे और दूसरा चेहरा वही होगा। देखिए, जैसे कि आपने अभी अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि वहाँ के जो आर्मी के
चीफ हैं उनके नवाज शरीफ से बहुत मधुर संबंध हैं, तो वो कोई ना कोई पपेट चेहरा सामने आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के प्रति वहाँ के उनकी जो थिंकिंग है इंडिया के प्रति उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क होने वाला है। ठीक है पुष्परंजन जी, जैसे कि महमूद जी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फर्क होने वाला है नहीं, हालांकि ज़्यादातर लोग यही मान रहे हैं, लेकिन अगर नवाज शरीफ के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमने अपनी रिपोर्ट में भी देखा है और हमने देखा भी है कि नवाज शरीफ के भारत सरकार के साथ, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कहीं ना कहीं से कुछ अच्छी तस्वीरें भी आई हैं, कुछ अच्छे संबंध भी रहे हैं। लेकिन अभी ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ जब तक थे तब तक सीधे तौर पर भले ही वो आर्मी उनके ऊपर दबाव बनाती हो, लेकिन कई अहम फैसलों में उनका रोल रहा है भारत के संबंध को देखते हुए। अब जब नवाज शरीफ ही नहीं रहेंगे तो क्या आपको नहीं लगता है कि आर्मी और ज्यादा, पाकिस्तानी आर्मी और ज्यादा मुखर होगी, जो वहां के स्टेट एक्टर्स, आतंकवादी संगठन है, भारत के प्रति और ज्यादा मुखर हो जाएंगे? देखिए, खुशी का इजहार तो हाफिज सईद ने किया है अभी थोड़ी देर पहले, हम लोग जब देख रहे थे। देखिए, टू ट्रैक डिप्लोमेसी तो बीच बीच में चलती रही। जब जब रिश्ते ख़राब हुए हैं पाकिस्तान से, तो पीठ पीछे कुछ ऐसे लोग जाते रहे हैं, संपर्क करते रहे हैं, रिश्तों को अच्छा करने की कोशिश करते रहे हैं। एक वीज़ा नंबर जो 25 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली से जो जारी किया गया था, 769903, ये वीज़ा जारी किया गया था सज्जन जिंदल के नाम से। सज्जन जिंदल उसी के आसपास मुरी गए थे, पहले इस्लामाबाद फिर मुरी गए। सेना के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी मुलाकात हुई, नवाज शरीफ से भी उसके पहले मुलाकात हुई थी। तो सेना के अध्यक्ष से मुलाकात होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उस टू ट्रैक डिप्लोमेसी में सेना की तरफ से हामी या वो भी प्रोसेस में थी। अभी नवाज शरीफ के जाने के बाद कोई भी अगर पपेट उन्हीं के ख़ानदान का या उनका जो सबसे ज़्यादा खिदमतगार जो भी हो, वो उस जगह पे बैठता है, तो उसके बाद ऐसा नहीं कि स्थितियाँ एकदम से बदल जाएंगी। सेना का भी जो रोल जिस तरह से होता है, पीठ पीछे जो बातचीत की एक प्रक्रिया होती है, और दूसरी तरफ जो खुला हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के सीमा पे गोलीबारी हो रही है और वो हमारे दुश्मन हैं, तो दुश्मन से बंदूक का जवाब बंदूक से देने की बात, और डिप्लोमेसी के तरीके अपने होते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो डिरेल हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो अपने तरीके से चलेंगे। अब वहाँ जो सिविलियन गवर्नमेंट का कैसे रिश्ता सेना से रहता है, आतंकवादी जो वहाँ पर जो नेता हैं, क्योंकि उनको खुशी इस बात की हो रही थी कि नवाज शरीफ चुप थे जब डिक्लेयर किया गया था पेंटागन के जरिए, तो ये उनको खुशी इस बात की, चलिए हमारे एक दुश्मन जो 2-4 स्टेप और तेज़ी से आगे बढ़ रहा था वो पीछे हट गया, उसे निपटा दिया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है, उसे हमें अपने तरीके से देखना होगा। अब अपने तरीके से हमें डील करने की ज़रूरत है। मैं अनिल जी आपके पास आ रही हूँ, खास तौर से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सीमा पर सीज़फायर का उल्लंघन हो रहा है, कंटिन्यूअसली हम देखते हैं कि गोलीबारी हो रही है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के हटने के बाद इसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, ये और भी ज़्यादा ऐसी घटनाएं होंगी। क्या आप इससे इत्तेफाक रख रहे हैं? देखिए, काफी समय से पाकिस्तान के अंदर डीप स्टेट का राज चल रहा है। वहां पर आईएसआई, पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी मिलकर वहां पर सरकार चला रहे हैं, और नवाज शरीफ सिर्फ नाम मात्र के ही प्रधानमंत्री थे। अब जबकि नवाज शरीफ हट गए हैं, अब पूरा रास्ता जो है वो सेना के लिए खुल जाएगा, क्योंकि जो भी मनोनीत प्रधानमंत्री बनेगा, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, वो इतना रोबीला या इतना कद्दार नहीं होगा जितना कि नवाज शरीफ थे। हालांकि नाम लिया जा रहा है वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का। ख्वाजा आसिफ एक जाने माने पॉलिटिशियन है, सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियन है, फिर भी वो इतने कद्दार नहीं है जितने कि नवाज शरीफ थे। पर इससे यही होगा कि अब जितनी भी जो भी जैसे भी सेना चाहेगी वैसे ही होगा। और आपकी बात ठीक है कि सेना तो यही चाहेगी कि भारत के अंदर गड़बड़ फैली रहे, कश्मीर के अंदर गड़बड़ फैली रहे, और इसलिए बार बार सीज़फायर वायलेशन और वहां से आतंकवादियों को अंदर घुसाने की कोशिश करना, ये जो है इसके ऊपर जोर रहेगा। बिल्कुल जोर रहेगा। और ऐसे में अब जरूरत है कि भारत इस पूरे प्रकरण को कैसे लेता है, भारत इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद अपनी पॉलिसीज और अपने कदम में क्या बदलाव लाता है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को पनामा मैटर में सीधे तौर पर दोषी करार दे दिया है और इसी के साथ अब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य साबित हो गए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि नवाज शरीफ के चेहरे के बाद अगर इस पद के लिए चेहरा बदलता है तो क्या भारत के प्रति जो नीतियां पाकिस्तान की हैं, जो संबंध पाकिस्तान के हैं, क्या उनमें कोई बदलाव आएगा? क्या वो चेहरा इतना कद्दावर होगा कि भारत के प्रति अपनी नीतियों को बदल पाएगा, या फिर नफरत की जो पॉलिसी है, नफरत की जो नीति है पाकिस्तान के की पूरी राजनीति में वही आगे चलती रहेगी? इसी मसले पर हम गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे 3 खास मेहमानों के साथ। एक बार फिर से वापस लौटते हैं पैनल के पास और मैं महमूद आलम जी, भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम जो बात कर रहे हैं कि भारत के साथ क्या संबंध रहेगा, कैसा कुछ रहेगा, हम उससे आगे बढ़े उससे पहले एक सवाल जरूर जहन में आता है कि जिस तरह से पाकिस्तान जो कि आतंकियों का पनाहगार है, जिसे खास तौर से हम देखते हैं कि उसकी नीति ही रही है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उस पाकिस्तान पे सुप्रीम कोर्ट के तरफ से फटाफट इतना बड़ा फैसला आ जाना, क्या कहीं ना कहीं से आपको दाल में कुछ काला नजर आ रहा है? नहीं लावनी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और ये वाकई में ये सोचने का विषय है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में कोर्ट को काम करने दिया जाता है वो वहाँ पे, तो देखिए जैसे मैंने बताया कि आर्मी सुप्रीम है और आर्मी का हर जगह हस्तक्षेप है, और जिस तरीके से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ज़्यादातर में ही ये इल्ज़ाम लगता है कि ज़्यादातर जो है जो जुडिशरी है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जो भी पावर है में उसमें रहता है, तो ये आश्चर्य तो ज़रूर हो रहा है कि ये एकदम से इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया, तो इसके पीछे इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है फर्दर कि ऐसा क्या हुआ। हो सकता है कि ठीक है उनके पास, देखिए आपको मालूम है अच्छे तरीके से कि करप्शन तो है पाकिस्तान में, अगर आप देखें जो सूची उठा के देखें करप्ट नेशंस की तो उसमें बहुत ऊपर उनका नाम आता है, लेकिन आज से नहीं है करप्शन वहाँ पे, और नवाज शरीफ के लिए भी आज से इल्ज़ाम नहीं लग रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी फैसला आ जाना और वो हो जाना, तो इसके पीछे हो सकता है कि आर्मी ही चाह रही हो कि इन्हें किसी सूरत से हटाया जाए, क्योंकि देखिए एक सिविलियन हुकूमत को आप एक तरीके से बर्खास्त कर देते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसका बड़ा गलत मैसेज जाता है, तो उसका एक वाया मीडिया निकालो कि उनको कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें नहीं मालूम है उनके ऊपर क्या इल्जामात लगे, क्या नहीं लगे, क्या प्रूफ हुए और क्या नहीं हुए, लेकिन एक तरीके ऐसी संभावना हो सकती है। अनिल जी, जिस संभावना की बात महमूद जी कर रहे हैं, पहले तो ये कि क्या आप इस संभावना से इत्तेफाक रखते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है? और एक दूसरा प्रश्न इसमें मैं जरूर ऐड ऑन करूंगी कि जो माहौल भारत के प्रति बन रहा है, खासतौर से पाकिस्तान की अगर हम जब बात करते हैं तो पाकिस्तान की आर्मी ने कभी नहीं चाहा कि भारत के साथ संबंध अच्छे रहे हों। क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ को भी हटाने के पीछे जिस तरह से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है, क्या ये एक पॉइंट हो सकता है? देखिए लावनी, मेरी नजर में ये जुडिशियल कू है। इसमें जुडिशरी और मिलिट्री ने मिलके नवाज शरीफ को हटाया है, क्योंकि नवाज शरीफ उनकी नजर में वो ऐसा आदमी था जो कि भारत के साथ कुछ नरम रवैया रख रहा था, बिल्कुल, और इसीलिए इसको उन्होंने नवाज शरीफ को किसी तरह भी हटाने की कोशिश की, और खासकर डायरेक्ट मिलिट्री को इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि उनको पनामा गेट का बहाना मिल चुका था। देखिए ये कोई जुडिशियल ट्रायल नहीं हुई है, ट्रायल तो की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने, सिट में, और उनकी वर्डिक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने लायक नहीं है या प्राइम मिनिस्टर रहने लायक नहीं है, तो मुझे तो लगता है कि ये मिली भगत है मिलिट्री की और जुडिशरी की। और पहले जैसे आलम साहब ने कहा कि जो भी जुडिशरी होती है वो वहां की सरकार के नीचे होती है, तो सरकार तो वहां है ही नहीं, बिल्कुल है। वहां तो नवाज शरीफ तो सिर्फ नामर्स के जी सर, और नेम से प्राइम मिनिस्टर थे, तो सरकार तो उन्होंने ठीक बात कही, मिलिट्री ने जो मिलिट्री चाहेगी वही होगा, जो मिलिट्री कहेगी जुडिशरी को वही होगा, और वो हुआ है निश्चित रूप से। तो पुष्प रंजन जी, अगर जो मिलिट्री चाहती है वहां वही होता है, और जिस तरह से नवाज शरीफ को जैसे कि हम एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं कि इस एक पूरी प्रोसेस के तहत, एक पूरी चक्रव्यूह के तहत फंसा के उन्हें हटाया गया, तो क्या अब इस पूरे मसले में मैं कुलभूषण जाधव पर आती हूँ, क्योंकि कुलभूषण जाधव का मसला इस वक्त भारत के लिए नाक का सवाल है। वो हमारे देश का बेटा है और उस वीर को हमें वापस लाना है। ऐसे में अगर नवाज शरीफ नहीं रह जाते हैं, आपको लगता है कि आदमी से क्या भारत क्या डायरेक्ट कोई वार्ता हो सकती है इस मसले पर?
नहीं, वो बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आप अगर ये सोचती हैं कि नवाज शरीफ चाह लेते और कुलभूषण वहाँ से रिहा हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं। उसमें मिलिट्री कोर्ट का चूंकि अपना डिसीजन है, और उस मैं थोड़ा सा पैनल में जो साथी हैं उनसे ना इत्तेफाक रखता हूँ एक बात को लेके। जी। जैसा कि अनिल जी ने कहा कि मिलिट्री और जुडिशियरी दोनों मिलकर एक कू किया और उससे हटाया गया था, ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ तीसरे ऐसे शासन प्रमुख हैं जिनको मतलब सत्ता छोड़नी पड़ी है पनामा की वजह से। पहले जो सबसे पहले इसके इस वजह से नपे, उनका नाम है आइसलैंड के जो पीएम प्राइम मिनिस्टर हैं सिगमुंडुर डेविड, और दूसरे हैं स्पेन के उद्योग मंत्री खोसे मैनुअल सोरिया, तीसरे नवाज शरीफ हैं। और पनामा लीक कोई ऐसा नहीं था कि सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करके या इंडिया को टारगेट करके, उसमें उसका जो ये डायमेंशन है, जो वॉल्यूम है, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबा चौड़ा है। तो इसलिए 140 राजनीतिक हस्तियां हैं पूरी दुनिया की जो इसमें फंसी हुई हैं, उसमें 72 पूर्व वर्तमान शासनाध्यक्ष हैं। तो ये छोटा मोटा नहीं था कि लेकिन पुष्परंजन जी, हाँ। इस जिस अब देखिए, तरह से कोर्ट ने प्रक्रिया कहा- की हमने बात कोर्ट की, ने प्रक्रिया कहा- बहुत जल्दी हुई, आपको नहीं लगा कि नहीं, बहुत जल्दी जल्दी सब नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं, चला अप्रैल से चलिए शुरू हुआ है, एक छोटा अप्रैल सा से ब्रेक, शुरू एक छोटा सा हुआ है। ब्रेक जी। के लिए मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर कितना बड़ा असर अब पड़ेगा अगर हम भारत और पाकिस्तान के संबंधों की बात करें नवाज शरीफ के हटने के बाद। इस छोटे से ब्रेक के बाद तो पनामा पेपर मैटर में सीधे तौर पर नवाज शरीफ का नाम आने के बाद उन्हें अब दोषी करार दे दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें अयोग्य करार दे दिया है और इसी के साथ नवाज की कुर्सी चली गई है। नवाज की कुर्सी गई है। अब सवाल उठ रहा है कि इस कुर्सी पर क्या जो नया चेहरा बैठेगा उसके संबंध भारत के साथ वैसे ही रहेंगे जैसे नवाज के साथ हमने कई बार देखे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें अब क्या करने की, इस बदले हुए परिवेश में क्या करने की जरूरत है और क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। एक बार फिर से ब्रेक के बाद हम तीनों मेहमानों का स्वागत भी कर रही हूं मैं। अनिल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। दरअसल इस वक्त अगर हम पाकिस्तान के बदले हुए परिवेश की बात करें, वहां की राजनीति में जो भी हलचल चल रही है उसका कहीं ना कहीं से एक बड़ा असर भारत पर पड़ना लाजमी है। खास तौर से अगर कुलभूषण जाधव के मसले में मैं आपसे जानकारी चाहूं कि क्या कुछ हो सकता है इस बदले हुए परिवेश के बाद, क्या आर्मी और ज्यादा मुखर होगी इस मसले पर? नहीं, देखिए, जो कुलभूषण जाधव का मामला आप उसको इसके साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इसमें जो भी नीति पाकिस्तान सरकार की है वो कायम रहेगी। तो मामला जो है वो इंटरनेशनल जस्टिस में है और पाकिस्तान अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही पाकिस्तान को मालूम है वो काफी गलतियां कर चुका है, इसलिए कुलभूषण जाधव मामले में ज्यादा सख्ती नहीं आएगी। मुझे तो लगता है कि जल्द ही वो उनकी माता जी की जो वहां पे वीजा गया के लिए रिक्वेस्ट की है उसको मान लेंगे, उनको उनके साथ मिलने देंगे। लेकिन दूसरी बात जो है, जहां तक भारत के साथ संबंध की बात है, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि 51 से लेके अब तक पाकिस्तान की जो नीति है, खासकर भारतीय इंडिया पॉलिसी, वो वहां की सेना ही बनाती है और इंडिया में बनती है, इस्लामाबाद में नहीं बनती है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर कोई भी आएगा जाए, उस नीति में कोई बदलाव नहीं होता है। और चाहे कोई चीफ ऑफ लेकिन यहाँ पर अनिल जी कई बार हमने देखा है कि हालांकि बहुत खुलकर ये नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमने कई मुद्दों पर देखा है कि एक टकराव जैसी स्थिति बनी है नवाज शरीफ और सेना के बीच में। जब भारत के संबंधों की बात आई, जिस तरह से नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री मोदी के संबंध रहे हैं, कई बार उन्होंने खुलकर उसका समर्थन किया, कई बार दबाव में आकर बदले हुए बयान भी दिए, अपने बयानों से पलटे भी। लेकिन इतना जरूर है कि ये कहा जाता रहा कि नवाज शरीफ भारत के प्रति नरम रुख जरूर रखते हुए दिखाई दिए। आपकी बात से मैं सहमत हूं, पर देखिए, कथनी और करनी में फर्क होता है। नवाज शरीफ करना चाहते थे लेकिन उनको करने नहीं दिया गया, ये वहां का दस्तूर है। कोई भी प्रधानमंत्री वहां पर आ जाए, अगर वो भारत के साथ रिश्ते संबंध सुधारना चाहता है तो वहां की सेना उसको नहीं करने देगी। ये तो एक हकीकत है जो हमें माननी चाहिए। इसीलिए कई बार हमने बोला है कि अगर हमने डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल खोलनी है तो हमें पाकिस्तान मिलिट्री के साथ भी
कम्युनिकेशन चैनल खोलनी चाहिए, जैसे कि अमेरिका डायरेक्ट बात करता है पाकिस्तान मिलिट्री के साथ, जहां पे भी उनका अपना कोई नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। तो हम तो यही कहते रहे कि हम एक प्रजातांत्रिक देश है, हम एक चुनी सरकार के साथ भी बात करेंगे, लेकिन एक रियलिज्म जो आइडियलिज्म में फर्क है। रियलिज्म यही होगा कि पाकिस्तान से अगर आपने बातचीत करनी है और तो आर्मी किस लिए एक चैनल खोलना पड़ेगा? जी, तो ठीक वहां है। की सेना से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि लगाम उनके पास है। ठीक है महमूद जी, जिस तरह से ये बात तमाम तरीके से जानकार कहते रहे हैं, अनिल जी भी कह रहे हैं ये बात, इनफैक्ट हमने शुरुआत ही यहीं से की है कि वहाँ की तो सरकार ही आर्मी चलाती है। तो ऐसे में क्या वक्त आ गया है कि भारत को पाकिस्तान और भारत के संबंधों पर अगर बात करनी है तो वहाँ की सरकार से नहीं, आर्मी के लिए एक चैनल खोलने की जरूरत है? देखिए, और क्या हमारे यहाँ की पॉलिसी में ये पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, अनिल जी तो खुद डिफेंस हैं, तो उन्हें मालूम है बैकडोर बातचीत तो आर्मी में होती रहती है, लेकिन खुल के बातचीत के लिए तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसके लिए पाकिस्तान को वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा। वो इस तरीके से हमारे उस पे बॉर्डर्स पे गोलियां बरसाते रहेंगे और फिर हम जो है उससे चैनल करें। हाँ, उसमें हम एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो पेंटागन और CIA के पेरोल पे काम करती है। जो अमेरिका चाहता है वो करवाती है। अगर अमेरिका चाहेगा कि वो इंडिया से बातचीत करें तो वो करेंगे, मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वो उनके डोनेशंस पे पल रहे हैं, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए। लेकिन हम तो देखिए दिल से चाहते के प्रति बदला है, अगर हमने देखा है जो बीते दिनों में। वो एक अलग विषय है। अमेरिका कहता कुछ है और करता कुछ है। आप ये देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए उसके बाद से उन्होंने कितने मुल्कों पे पाबंदी लगाई, लेकिन उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं आया। जबकि आप ये देखें, वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मिलते हैं। तो क्योंकि अमेरिका जो है उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वो उनको यूज़ करता है, तो वो पाकिस्तान को कभी भी नहीं खोना चाहेगा। तो ऐसे में जिस तरह से आप जो बातें आप कह रहे थे कि ये बात समझने वाली होगी कि पाकिस्तान की आर्मी से बात करने के लिए जिस चैनल की बात हो रही है वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि अमेरिका नहीं चाहेगा। अमेरिका नहीं चाहेगा। और दूसरे जगह इस वक्त देखिए, जिस तरीके से हमारे जो चाइना से ताल्लुकात चल रहे हैं और जिस तरीके से चाइना ने ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पाकिस्तान में, तो इस वक्त चाइना भी नहीं चाहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान में जो है अच्छे ताल्लुकात हों, क्योंकि वो पाकिस्तान को यूज़ कर रहा है कि कश्मीर को डिस्टेबलाइज किया जा सके और वहाँ पे जो है इंडिया अपना वहाँ फोकस करे और नॉर्थ ईस्ट से जो है उसका ध्यान बटाने की कोशिश करे। पुष्परंजन जी, आपके इस तरीके से इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है? एक दूसरा किस्म का खेल हो रहा है सब कॉन्टिनेंट में। CIA का बड़ा रोल है इस पूरे प्रक्रिया में। ये जो पनामा लीक हुआ है उसमें उसके पीठ पीछे CIA का बड़ा ही रोल रहा है, बड़ा प्राइम रोल रहा है। इस सिलसिले में बताऊं, रमन फोंसेका एक नाम और दूसरा नाम यूर्गेन मोसाद। यूर्गेन मोसाद को क्यूबा में बसाया गया था। यूर्गेन मोसाद जर्मनी के थे और उनके फादर को क्यूबा में अमेरिका ने इसलिए बसाया था कि CIA के पेरोल पे थे वो। ये जो कंपनी जो फोंसेका स्टैब्लिश की गई, उस कंपनी के जरिए बहुत सारी ऑफशोर कंपनियां खोली गई थी। ऑफशोर कंपनियां का खुलासा जब जर्मन मीडिया में जब इसका क्लियर हुआ, उस समय CIA बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गई थी और जब ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम लगी थी उसमें कई सारे पेपर्स CIA के माध्यम से खोले गए थे और कई ऐसे डॉक्यूमेंट भी दिए गए थे। जहाँ जहाँ सरकारें इनको दबाव में बनाना होती हैं या जहाँ जहाँ जिन जिन सरकारों को डीएस्टेबलाइज करना होता है, वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसे तमाम पेपर्स के। पाकिस्तान के केस में मुझे लगता है कि इसको बहुत गहराई से देखने की ज़रूरत है कि क्या ऐसे तार कहीं ना कहीं CIA के बिगड़ रहे थे। अफगानिस्तान में CIA जिस तरह से बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होना चाहती थी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना चाहती थी, नवाज शरीफ और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये लोग पीछे हट रहे थे उससे। तो CIA को फिर अंततः इंडिया से इंफॉर्मेशन शेयरिंग अफगानिस्तान के मामले में करना पड़ रही थी। पाकिस्तान में CIA को बहुत ज़्यादा एक्सेस उसको मिला हुआ था पहले के रिजिम में, जो धीरे धीरे उसको मिलिट्री, पाकिस्तान की मिलिट्री कम करना चाहती थी।
ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जिसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं CIA भी इस पीठ पीछे, ये जुडिशरी का प्रोसेस तो दिखता है हमें कि बहुत ताकतवर न्यायपालिका अचानक से हो गई पाकिस्तान में, लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें जरूर हैं जो कोई ना कोई इसमें बड़ा खेल हुआ है। अनिल जी, पुष्परंजन जी की बातों से आप हाँ सहमत जी, हैं? बोलिए। जी, पुष्परंजन जी की बातों से आप सहमत हैं कि कहीं ना कहीं से CIA का एक बड़ा रोल हो सकता है इस पूरे प्रोसेस, इस पूरे प्रकरण में? मैं इसमें कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मुझे इस पे ज्यादा जानकारी नहीं है, ना ही मैंने इसके ऊपर कोई अध्ययन किया है। लेकिन इतना जरूरी है कि पाकिस्तान की जो फौज है उसके साथ डील करना US एडमिनिस्ट्रेशन आसान समझती है, बल्कि कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये पहले भी आप साबित हो चुका है, मुशर्रफ के टाइम के ऊपर भी, ज़िया हक के टाइम के ऊपर भी। लेकिन आउटवर्डली तो वो यही कहते हैं कि हमें वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते हैं, लेकिन वो अमेरिका को भी लगता है कि आर्मी के साथ डील करना वहां पर ज्यादा आसान है। लवने, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, पाकिस्तान में अगर आप आवाम में सेंटिमेंट्स देखें तो अमेरिका के बहुत खिलाफ है, मेजॉरिटी वहाँ की जो है अमेरिका के खिलाफ है, और सिविलियन हुकूमत जो होती है उन्हीं को रिप्रेजेंट करती है। तो इस वजह से वो जो गवर्नमेंट है वो खुले तरीके से जो है वो अमेरिका की मदद नहीं कर सकती। इसी वजह से वो जो है उसको मिलिट्री को जो है ज़्यादा आसान है उनसे बात करना। और यहाँ पे मैं सर की बात, प्रोफेसर जी की बात से मैं इत्तफाक रख रहा हूँ कि CIA ने, अगर आप उसकी हिस्ट्री उठा के देखें, आज से नहीं किया है उन्होंने हुकूमतों को डिस्टेबलाइज किया है। जिस कंट्री ने भी, जिस हुकूमत ने भी अमेरिका के साथ कोऑपरेशन नहीं किया या उनके हितों को अनदेखी की है, तो उनके साथ उन्होंने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है, इसको एक वेपन के तौर पे यूज़ किया है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आज हम थोड़ा सा पॉइंट पर फिर से हम वापस आते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अब हालात बदलने वाले हैं, या यूँ कहें कि बदल चुके हैं। इस बदले हुए हालात में महमूद जी, अब इस बदले हुए हालात में ख़ास तौर से जब जम्मू कश्मीर का मसला हो, जब कुलभूषण जाधव का मसला हो, जब डोकलाम का मसला चीन की तरफ से हम देख रहे हैं, जब नेपाल बॉर्डर पर लगातार हम ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए तैयार की जा रही हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और पाकिस्तान की इस बदली हुई राजनीति को देखते हुए भारत को अब क्या करने की जरूरत है? क्योंकि नीतियां तो बहुत बनी है सर। लावनी, आप ये मुझे पाकिस्तान में बदले हुए हालात की तरफ आप किस तरफ इशारा करना चाह रही हैं? जिस तरह से अब चेहरा बदलेगा, चेहरा बदलेगा तो कुछ तो नीतियां बदली जाएंगी, कुछ अलग उम्मीद होगी। नहीं, देखिए, चेहरा तो ये है कि आपको मैं बता दूं कि वहां पे तो तो नवाज शरीफ और आर्मी प्रमुख की ही होनी है, वो पपेट चेहरा कोई वहां पे आ जाएगा। अब जहां तक नहीं, लेकिन इसी संबंध में, इसी कॉन्टेस्ट में अगर देखें तो हमने, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कई बार ऐसा देखा गया है कि आर्मी और नवाज शरीफ के बीच में एक दरार आई है, बातों में कुछ ऊपर नीचे हमने देखा है। कई बार नवाज शरीफ ने बातों को नहीं माना है। तो क्या अब आपको लगता है कि ऐसा कोई चेहरा अगर सामने आता है जो सीधे तौर पर आर्मी के हाँ में हाँ मिलाए या सिर्फ दिखावे मात्र के लिए रहे, तो ऐसे में क्या हो सकता है? देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि देखिए, हमको तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना का पाकिस्तान में ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है, तो और चाइना जो है वो पाकिस्तान को यूज़ कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट। आप देख रहे हैं जिस तरीके से बराबर, अभी देखा होगा आपने, बासित जाने वाले हैं, वो किस तरीके से इंडिया में, दिल्ली में रह के वो जो चाइना के उससे एम्बेसडर से मिलते हैं और भूटान के एम्बेसडर से मिलते हैं। तो ये तो आप ये समझ के चलिए कि वो हमारी पॉलिसीज में बहुत ज़्यादा उनके लिए कोई फ़र्क आने वाला नहीं है, बल्कि हमको और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि वो कौन आ रहा है, उसकी क्या पॉलिसीज होंगी। हमको तो गार्डेड रहना है, अपने को वेल प्रिपेयर्ड रहने की ज़रूरत है, हमें वेल प्रिपेयर्ड रहने की ज़रूरत है। और क्या कुछ खास तौर से आर्मी की तरफ से अगर हम जानना चाहेंगे, और क्या कुछ हो सकता है? अनिल जी के पास भी आऊंगी, पुष्परंजन जी के पास भी आऊंगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
नवाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं क्योंकि पनामा पेपर मामले में सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि अगर नवाज शरीफ के बदले में कोई और चेहरा सामने आता है, पद पर कोई और बैठता है, तो भारत के प्रति उसका रवैया क्या होगा। हालांकि इतनी देर से हम जानकारों से बात कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि पाकिस्तान का रवैया कभी भी भारत के प्रति न बदला था और न आगे बदलने वाला है। लेकिन इस बदले हुए चेहरे के साथ, इस बदले हुए परिवेश के साथ भारत के प्रति और कौन से ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जिसके लिए भारत को तैयार रहने की जरूरत है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तीनों मेहमानों के पास एक बार फिर से वापस लौटती हूँ। मैं अनिल जी आपके पास आ रही हूँ। हम खास तौर से क्योंकि हम लगातार ये कहते आए हैं कि डेमोक्रेसी नाम की तो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो है ही नहीं, वो तो आर्मी से चलती ही चलती है। लेकिन खास तौर से अगर हम अभी की परिस्थिति को देखें, नवाज शरीफ के हटने के बाद जो कोई भी चेहरा वहां आएगा, निश्चित रूप से एक ऐसा चेहरा होगा जो आर्मी के बहुत करीब होगा, जो आर्मी के और आईएसआई के हिसाब से चलेगा। ऐसे में मैं दो नीतियों का कंपैरिजन आपसे चाहूंगी कि आप जरा अगर समझा सके हमारे दर्शकों को कि राहिल शरीफ जब आर्मी चीफ थे, उनकी पॉलिसी, उनकी सोच, और कमर बाजवा के आर्मी चीफ बनने के बाद उनकी नीति और उनकी सोच में भारत के प्रति नजरिया को अगर की बात की जाए तो आप कितना बड़ा बदलाव देख रहे हैं और अब के हालात में वो बदलाव कहां तक जा सकते हैं? अनिल जी देखिए, जब आपने दो सेनापतियों की बात किया, वहां के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, जनरल बाजवा की और राहिल शरीफ की, तो आपने नोट किया होगा कि दोनों के एक के जाने और दूसरे के आने के बाद कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो पाकिस्तान की घोषित पॉलिसी थी टू यूज टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, उन्होंने उस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा। और आप देखेंगे कि जो अपने जनरल राहिल शरीफ थे, उनके टाइम पे थोड़ा जो जवाब आता था पाकिस्तान की तरफ से, वो दबा हुआ जवाब आता था। लेकिन जब से कमर बाजवा आए हैं, वो एकदम रिटेलिएशन करते हैं, खासकर एलओसी के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव हुए हैं जब से वो आए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उनकी जो आतंकवाद को सहायता देने की नीति है पाकिस्तानी सेना की, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। और आपको एक बात याद रखनी होगी, कहते हैं कि ऑल नेशंस हैव ए आर्मी बट पाकिस्तान आर्मी हैज ए नेशन। बाकी देश सेना खड़ी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान सेना के पास पूरा देश है। तो चाहे कोई भी चेहरा सामने आ जाए, उसे सेना की ही सुननी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो। ठीक है, अगर वो एंटी सर, मुझे डिबेट खत्म करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन चलते चलते मैं आप तीनों से 5-5 सेकंड में ये कमेंट जरूर चाहूंगी। अनिल जी आपके साथ ही शुरुआत करती हूँ कि अब ऐसे हालात में भारत को क्या करना चाहिए? भारत को सबसे ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी से। हमें सबसे ज्यादा खतरा उसी से है और हमें उसकी तरफ ध्यान रखना होगा। महबूब जी। नहीं, मैं अनिल जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जो पाकिस्तान और चाइना के जो दरमियान जो दोस्तियाँ हैं और जो नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, और जो इंडिया और इस वक्त चाइना में जो जिस तरीके से डोकलाम के ऊपर लेके जो वो चल रहा है मतभेद, तो इस परिस्थिति में हमको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बट एट द सेम टाइम हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, हमारा पड़ोसी है, कोई अच्छा है, बातचीत हो, अमन हो। ठीक है, पुष्परंजन जी। इतनी लड़ाई झगड़े के बावजूद इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड अपने तरीके से चल रहा है। तो अब ट्रेड का इंटरेस्ट इसलिए कि शरीफ खानदान का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है स्टील के इंडस्ट्री में, शुगर के इंडस्ट्री में, सीमेंट के इंडस्ट्री में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिस तरीके से रॉ मटेरियल के और तमाम चीज़ों का होता है, तो उस फैमिली ने सबसे ज़्यादा फायदा उठाया है पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज़ है, इकोनॉमी ऐसी चीज़ है जिससे मुझे लगता है ये तनाव से बरतरफ संबंध बढ़ते रहते हैं। ठीक है, चलिए, एक तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे तीनों ही मेहमानों ने सीधे तौर पर कहा कि अब ऐसे बदले हुए परिवेश में सतर्क रहने की जरूरत है। और हम पहले ही देखते आए हैं कि सरकार में जो बदलाव आया है, प्रोएक्टिव सरकार हुई है, हमारी आर्मी को खुली छूट मिली है। ऐसे में और सतर्कता के साथ पाकिस्तान की बदली हुई परिस्थिति में अपनी बदली हुई नीतियों को भी रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन चलते चलते 5 मिनट में 50 बड़े